इसमें क्या बताया गया है, हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, रीजनल वेरिएशन ऑफ द ग्रोथ रेट। रीजनल वेरिएशन जो नॉर्थ इंडिया में थी और जो साउथ इंडिया में थी, इट वाज डिफरेंट फ्रॉम, इट वाज डिफरेंट। दोनों ही हिस्सों में क्या थी, ये अलग अलग थी। नॉर्थ इंडिया की ग्रोथ रेट ज़्यादा थी, साउथ इंडिया की ग्रोथ रेट कम थी। अगर हम नॉर्थ इंडिया से कंपेयर करें, केरला में ओनली 9.4% ग्रोथ रेट थी। और ये कैसे पता चला, 1991 में जो जनगणना हुई या सेंसस हुई, वो ज़्यादा थी। और जो 2001 से 11 के बीच में पॉपुलेशन की जो सेंसस हुई, वो क्या आई, इफ़ वी कंपेयर 1991 का डेटा से कंपेयर करें तो वो कम थी, 2001 की कम थी। क्लियर है चीज़ें। अब अडोलेसेंस पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, अडोलेसेंस की बात कर लेते हैं। अडोलेसेंस मतलब अडोलेसेंस का कितना परसेंटेज था 2011 की सेंसस में, इट वाज फीमेल जो पॉपुलेशन थी 47.3% थी, मेल 52.7% था। कई बार एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फीचर्स क्या है एडोलेसेंट पॉपुलेशन की, एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी की बुक में जिसमें बताया गया है एडोलेसेंस में काम करने की कैपेसिटी और जो उनकी कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा होती है अगर अपने देखें दूसरे एज ग्रुप्स के पीपल से, ठीक है। हाई पोटेंशियल होता है, बट अगर उनको सही डायरेक्शन नहीं दी जाए तो वो क्या हो जाते हैं, मतलब वनरेबल, मतलब अलग दिशा में चले जाते हैं। कई सारे चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ता है इस एज में, ठीक है। ये सारे चैलेंजेस आपके लिए लिखे हुए हैं, आप इनको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है चीज़ें। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आपका नीचे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, बार बार पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पूरे इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का क्या रीजन है। आपकी वर्ल्ड वाली बुक में भी एक पॉपुलेशन का चैप्टर है, अगर आप ये क्वेश्चन याद कर लेते हैं, इंडिया वाली बुक और वर्ल्ड वाली बुक दोनों में कॉमन रहेगा, उसमें वर्ल्ड के फीचर्स पूछे जाएंगे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के इंडिया वाली बुक में इंडिया की तरफ से पूछे जाएंगे। तो आपको ये तीनों फैक्टर्स याद करने हैं। व्हाट आर द जियोग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर। तो जियोग्राफिकल फैक्टर क्या है, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सॉइल एंड लैंडफॉर्म। देखो, लोग ना तो बहुत अधिक गर्मी में रहेंगे ना बहुत अधिक सर्दी में रहेंगे, ठीक है। तो लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, जहाँ बहुत अच्छा सूदिंग क्लाइमेट हो। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर सूदिंग क्लाइमेट हो। जैसे मुंबई में हाई है पॉपुलेशन का, जो अगर हम रेट देखें, अगर हम राजस्थान को महाराष्ट्र से कंपेयर करें या दिल्ली से कंपेयर करें, तो राजस्थान में तो पॉपुलेशन बहुत कम है, बिकॉज यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा सर्दी वाले एरिया में भी जनसंख्या नहीं रहेगी, जैसे लद्दाख हो गया, ठीक है। तो जनसंख्या कहाँ रहेगी, जहाँ पर क्लाइमेट, कंफर्टेबल क्लाइमेट हो, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे पीने का पानी नहीं है, जो हमारे हाउस होल्ड वर्क होते हैं उनको करने के लिए पानी नहीं है, या फिर किसानों के लिए इरिगेशन के लिए वाटर नहीं है, वहाँ पर मैक्सिमम पीपल नहीं रह सकते। लोग कहाँ रहेंगे, जहाँ पर इजीली अवेलेबल हो क्या, ड्रिंकेबल वाटर। सॉइल, फर्टाइल सॉइल हमने देखा है नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स में, एंडोगेग्नेटिक प्लेन में, तो अधिकतर मैक्सिमम लोग किधर रहते हैं, नॉर्दर्न गंगा के प्लेन में। लैंड फॉर्म्स मतलब लोग उबड़ खाबड़ टेरेन पर कम रहते हैं, जहाँ पर प्लेन एरिया हो वहाँ रहते हैं, बिकॉज ऑफ दी फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट की हो, स्कूल की हो, किसी भी तरह की फैसिलिटी हो, आपको प्लेन एरिया पे ज़्यादा मिलेगी, रेदर इफ वी कंपेयर टू दी हिली टेरेन, ठीक है। दैट्स वाई पीपल वॉन्ट्स टू लिव इन वेयर लैंड फॉर्म्स भी मैटर करती हैं, प्लेन एरियाज पर लोग रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिक रीजन क्या हो जाएंगे, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट आर द इकोनॉमिक रीजन, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मिनरल्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है, देखो जहां पर मिनरल निकलेंगे, जैसे झरिया हो गया, या फिर कोई भी एरिया हो गया, रानीगंज हो गया, कोई भी एरिया हो गया जहाँ पे मिनरल्स निकलते हैं, ठीक है। मिनरल्स 1 या 2 दिन में काम पूरा नहीं होता, उसको निकालने के लिए सालों लग जाते हैं। तो अगर वहाँ पर लेबर की ज़रूरत है तो मैनेजर्स की भी ज़रूरत है, मैनेजर्स की ज़रूरत है तो ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत है। इफ़ ट्रांसपोर्ट इज़ नेसेसरी एट दैट प्लेस देन कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी। अब उनके रहने खाने पीने की भी व्यवस्था चाहिए। तो इन सब चीज़ों से आप क्या देखेंगे, ये लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बढ़ाएगी, जहाँ पे मिनरल निकलेंगे उनकी तो बढ़ाएगी, पर इसके साथ साथ अदर सेटलमेंट भी वहाँ पर हो जाएंगे। तो मिनरल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है।
अर्बनाइजेशन, हाउ अर्बनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक फैक्टर। देखो, जैसे गांव के लोग हैं, गांव छोड़ के शहर में आके बस जाते हैं, वाई? बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा मिलता है, अर्निंग अच्छी होती है, इससे अर्बनाइजेशन बढ़ जाता है, लोगों की अर्निंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए लोग गांव छोड़ के कहाँ पर आ जाते हैं, अर्बन एरिया में आ जाते हैं, या फिर अपना छोटा शहर छोड़ के बड़े शहर में चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ दी अर्निंग कैपेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कहीं पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है ना, तो लोग उस एरिया में जाके काम करेंगे, और काम करने के साथ साथ वहां पर क्या होगा, अदर एक्टिविटीज भी बढ़ जाएगी, तो इससे लोगों की क्या जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी। ठीक है, तो दीज आर द अदर फैक्टर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये एक अलग फैक्टर है जो जनसंख्या के असमान वितरण को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपना, सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होएगी, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, लोगों का कल्चर अच्छा होगा, लोग वहीं रहना पसंद करेंगे। दिस इज द नेक्स्ट फैक्टर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर हैं जो जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, और दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन है, और ये पेपर में जरूर आता है, तो आप इसको जरूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन देखो, पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम पढ़ते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन में, इट इज़ द स्टडी ऑफ एज, मेल फीमेल रेशियो का, मतलब किस एज की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, मेल की रेशियो ज़्यादा है, फीमेल का रेशियो ज़्यादा है, कहाँ पे ज़्यादा है, उनका रेजिडेंस कैसा है, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस ट्राइब के लोग सबसे ज़्यादा है, कौन सी लैंग्वेज भारत में बोली जाती है, कौन सा रिलीजन फॉलो किया जाता है, मेरिटियल स्टेटस, लिटरेसी रेट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें किस में पढ़ेंगे, जनसंख्या के संगठन में। मतलब भारत में जो जनसंख्या का कॉम्पोजिशन है, उसमें कितनी वैरायटी ऑफ पीपल और किस तरह के लोग किस तरह का व्यवसाय करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम रूरल अर्बन कंपोजिशन देख लेते हैं। रूरल अर्बन कंपोजिशन में क्या बता रखा है, रूरल अर्बन कंपोजिशन में बता रखा है कि अगर आपके एरिया में, अगर आपके शहर में रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, इट मीन्स देन पीपल आर मोर इंडल्ज इन प्राइमरी एक्टिविटी। if 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 peoples are living more in urban areas, then it is the indicator of secondary or tertiary activity, social cultural development या economic development कैसा है, लोगों के अर्बनाइजेशन से ये पता चलता है। ठीक है, इंडिया में 68.8% पीपल कहाँ रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं। वाई पीपल विलेजेस में क्यों रहते हैं, आई थिंक यू ऑल नो द आंसर कि यहाँ के लोग विलेजेस में क्यों रहते हैं, क्योंकि भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन किस में इंडल्ज है, प्राइमरी एक्टिविटी में, है ना। 2011 की जो सेंसिस हुई थी, उसमें क्या बोला गया, 6,40,867 क्या है, विलेजेस हैं इंडिया में। ठीक है, जिसमें से ओनली कितने विलेजेस में लोग रहते हैं, जिसमें से ओनली 5,97,608 एरियाज में क्या रहते हैं, पीपल्स आर लिविंग, मतलब इतने विलेजेस में लोग रहते हैं, और टोटल कितने हैं, वो इतने विलेजेस हैं। क्या इतनी चीज समझ में आई, टोटल विलेजेस इतने हैं और इतने विलेजेस में लोग रहते हैं। बिहार एंड सिक्किम हैव हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, बिहार में भी रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है और सिक्किम में भी रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, नाउ गोवा एंड महाराष्ट्र में क्या है, लो है, रूरल पॉपुलेशन क्या है, लो है। यूटी में क्या है, लो है रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली में, एक्सेप्ट दादरा एंड नगर हवेली, क्लियर है, बाकी सारी यूटीज में कितनी है, लो है। अच्छा, आप लोग कमेंट करेंगे, एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज वी हैव, और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज वी हैव। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितनी थी और आज कितनी है। ठीक है, और ये किस आधार पर आगे मतलब डिवाइड होती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है। इट मीन्स हमारी आज़ादी के समय कम थी और अब ज़्यादा हो गई है, कितनी ज़्यादा हो गई है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, आगे क्या बता रखा है, इट इज इंक्रीज। अच्छा, अर्बनाइज
ये जो रूरल अर्बन का गैप है ये क्यों बढ़ता जा रहा है? इट इज इंक्रीज ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड हाइजीन कंडीशन। देखो, ये जो अर्बनाइजेशन है ये बढ़ता जा रहा है। मतलब जो पॉपुलेशन है अर्बन एरिया में बढ़ता जा रहा है या रूरल एरिया में क्यों बढ़ता जा रहा है? देखो, अर्बन एरिया में तो इसलिए बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन इसलिए बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्टैंडर्ड उनका अच्छा हो रहा है। और रूरल एरिया में क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे भी है, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन की कंडीशन अच्छी हो गई है। क्लियर है चीज़ें? हाई पॉपुलेशन कौन कौन से एरिया में? अच्छा, हाई पॉपुलेशन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पॉपुलेशन हाई है कहाँ कहाँ पर है? इंडस्ट्रियल रीजन में ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, कोलकाता में भी इंडस्ट्री है, मुंबई में भी है, अदर पार्ट्स में भी है। यहाँ पर सिर्फ दो ही नाम मेंशन किए गए हैं, एनसीईआरटी में आपके पूरे नाम लिखे हुए हैं। आई होप आप रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है लो पॉपुलेशन कहाँ पे है? यू ऑल नो लो पॉपुलेशन मतलब जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, एक्सट्रीम क्लाइमेट आई यू ऑल नो राजस्थान में है, रिमोट हिली रीजन में है, डेजर्ट में है। ठीक है, इन सब एरियाज में क्या है? एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम क्लाइमेट है। जैसे राजस्थान में तो गर्मी है, हिली एरियाज में सर्दी है, डेजर्ट में भी क्या है? गर्मी है। क्लियर है चीज़ें? डेजर्ट में भी गर्मी है। क्लियर? अब लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको देखेंगे। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कब हुआ था? 1903 से 1928 के बीच में हुआ था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कब कंडक्ट करवाया गया? 1903 से 1928 के बीच में। गियरसन ने करवाया। कितनी लैंग्वेजेस आइडेंटिफाई की गई उस समय? ये ना कॉम्पिटेटिव लेवल पे भी क्वेश्चन आता है 12th की बुक में से, जियो की बुक में से। 179 लैंग्वेजेस, 554 डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स क्या होती है? बोलियां। जो इतनी लैंग्वेजेस थी उसकी क्षेत्रीय मतलब रीजनल एरिया में कितनी बोलियां थी? ठीक है, हिंदी स्पीकर सबसे ज्यादा थे। संस्कृत बोडो एंड मणिपुरी के सबसे लोएस्ट स्पीकर थे। क्या इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन, ये आपकी बुक में पूरी टेबल दी हुई है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, क्या पूछा जाता है? इंडो यूरोपियन की परसेंटेज पूछी जाती है, तो वो आप याद करेंगे। सबसे ज्यादा इंडो यूरोपियन यानी कि आर्यंस की सबसे ज्यादा, मतलब आर्यन सबसे ज्यादा बसे थे इंडिया में, तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो 73% अलग अलग एरिया में बोली जाती थी। क्लियर है चीजें? ये रिलीजियस कंपोजिशन बता रखा है। रिलीजियस कंपोजिशन मतलब अफेक्ट्स द कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ्स ऑफ द मोस्ट इंडियन। रिलीजियस मतलब जो धर्म का संगठन है उस वो कल्चर को भी इफेक्ट करेगा और हमारी राजनीतिक जीवन को भी इम्पैक्ट डालेगा, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। क्लियर है चीजें? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट में क्या लिखा है? अच्छा, आपकी बुक में ना एक छोटा सा वो बना हुआ है बॉक्स, उसमें से भी क्वेश्चन आता है। मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर कित मतलब कौन होते हैं? मेन वर्कर कौन होता है? मेन वर्कर का मतलब है जो मोर देन 183 डेज यानी कि 6 मंथ्स से ज्यादा काम करे, 6 मंथ से ज्यादा काम करे, मोर देन 183 डेज काम करे, उसको मेन वर्कर में कंसीडर किया जाता है। मार्जिनल वर्कर जो 183 डेज से कम काम करे वो कौन होगा? मार्जिनल वर्कर। ठीक है, भारत में मतलब कितनी परसेंटेज है मेन वर्कर की? 31.7%, मार्जिनल वर्कर की 11.5%। इसके अलावा एक नॉन वर्कर्स भी हैं। नॉन वर्कर में कौन आता है? नॉन वर्कर में आते हैं दोज हु आर नॉट वर्किंग, दे आर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 और दी मतलब वो हम कह सकते हैं ओल्ड एज पीपल, दोज हु आर नॉट वर्किंग इन एनी काइंड ऑफ वर्क, वो कौन हो जाएंगे? नॉन वर्कर हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक 60% पीपल्स आर कमिंग इन नॉन वर्कर कैटेगरी। क्या इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज आपका एक छोटा सा पैराग्राफ और दिया गया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। ये एक सोशल कैंपेन है जिसमें अवेयरनेस फैलाई गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के लिए। वाइल सोसाइटी व्यूज द डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल इनटू मेल। अच्छा, अपनी सोसाइटी में मतलब क्या है? डिवीजन है, मेल और फीमेल के लिए एक स्टीरियोटाइप इमेज बनी हुई है कि ये काम मेल का है और ये फीमेल का है। बट जो कैंपेन था उसमें क्या बोला गया था? जो गर्ल है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है किसके? मेल चाइल्ड के। ठीक है, गर्ल्स बॉयज के इक्वल इम्पॉर्टेंट है। तो ये कैंपेन किसके द्वारा फैलाया गया था? ये कैंपेन दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? कैंपेन किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा।
क्लियर है चीज़ें? आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम नेक्स्ट जो डिटेल्स हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा-सा एक पैराग्राफ रह गया है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए